चैप्टर 14 काला शेर। नुमा शेर भूखा था। वह रेगिस्तानी इलाके से निकलकर पूर्व की ओर एक समृद्ध भूमि पर आया था, लेकिन यद्यपि वह युवा और मजबूत था, सतर्क घास खाने वाले हर बार जब वह शिकार करने के बारे में सोचता था तो उसके शक्तिशाली पंजों को चकमा देने में कामयाब हो जाते थे। नुमा शेर भूखा और बहुत ही क्रूर था। 2 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था और अब वह सबसे बदसूरत तरीके से शिकार कर रहा था। नुमा अब दुनिया को चुनौती देने के लिए दहाड़ता नहीं था, बल्कि वह चुपचाप और गंभीर तरीके से चलता था, धीरे धीरे कदम बढ़ाता था ताकि कोई भी चटकती हुई टहनी उसके तेज कान वाले शिकार को उसकी उपस्थिति का पता न लगा दे। नुमा ने 12 नामक हिरन के ताज़ा निशान देखे थे, जो उसने उस अच्छी तरह से घिसे पिटे शिकार के रास्ते पर उठाए थे। 12 को इस तरफ आए हुए 1 घंटा भी नहीं बीता था। समय मिनटों में मापा जा सकता था और इसलिए विशाल शेर ने अपने शिकार की खोज में चुपके से आगे बढ़ते हुए अपनी सतर्कता को दोगुना कर दिया। जंगल के गलियारों से हल्की हवा बह रही थी और यह अब उत्सुक मांसाहारी के नथुने तक पहुंच रही थी। हिरन की तेज गंध उसकी पहले से ही उत्सुक भूख को इस हद तक उत्तेजित कर रही थी कि यह एक कष्टदायक दर्द बन गया। फिर भी नुमा ने खुद को अपनी इच्छाओं में बह जाने नहीं दिया, जैसे कि हाल ही में उसने पैको जेब्रा का रसदार मांस खो दिया था। अपनी चाल को थोड़ा बढ़ाते हुए वह पगडंडी के टेढ़े मेढ़े घुमावदार रास्तों पर चलता रहा, जब तक कि अचानक उसके ठीक सामने, जहां पगडंडी एक विशाल पेड़ के तने से टकराती थी, उसने एक युवा हिरन को अपने आगे धीरे धीरे चलते देखा। नुमा ने अपनी गहरी आंखों से दूरी का अंदाजा लगाया, जो अब उसके झुर्रियों वाले गुर्राते चेहरे पर पीली आग के 2 भयानक धब्बों की तरह चमक रही थी। वो ये कर सकता था, इस बार उसे यकीन था। एक भयानक दहाड़ जो उसके आगे खड़े बेचारे प्राणी को क्षण भर के लिए निष्क्रिय कर देगी और साथ ही बिजली की तरह तेजी से हमला करेगी और नुमा शेर भोजन करेगा। घुमावदार पूंछ, जो अपने गुच्छेदार छोर पर धीरे धीरे लहरा रही थी, अचानक खड़ी हो गई। ये हमले का संकेत था और स्वर अंगों ने गड़गड़ाहट की गर्जना के लिए आकार लिया था, जब एक स्पष्ट आकाश से बिजली की तरह शीता तेंदुआ अचानक नुमा और हिरन के बीच के रास्ते में कूद गया। शीता ने एक गलती की, क्योंकि पगडंडी के किनारे लगे पत्तों के बीच से उसके धब्बेदार शरीर के पहले टकराने के साथ ही 12 ने चौंक कर पीछे की ओर एक नज़र डाली और चला गया। वह दहाड़, जिसका उद्देश्य हिरन को स्तब्ध कर देना था, बड़ी बिल्ली के गहरे गले से भयंकर रूप से फूट पड़ी। ये दखल देने वाले शीता के विरुद्ध क्रोध की दहाड़ थी, जिसने उसका शिकार छीन लिया था, और जो आक्रमण 12 पर किया जाना था वह चीते पर किया गया। किंतु यहाँ भी नुमा को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उसकी भयावह दहाड़ के प्रथम स्वरों के साथ ही शीता ने वीरता के बारे में अच्छी तरह विचार करते हुए पास के एक वृक्ष पर छलांग लगा दी। आधे घंटे बाद नुमा को अचानक एक आदमी की गंध आ गई। जंगल के राजा ने पहले से ही घृणित मनुष्य के अरुचिकर मांस को तुच्छ समझा था। ऐसा मांस केवल बूढ़े, दांतविहीन और बूढ़े लोगों के लिए था, जो अब तेज तर्रार घास खाने वाले जानवरों के बीच शिकार नहीं कर सकते थे। 12 हिरण, होटा, सुआ और सबसे सावधान पैको जेब्रा युवा, मजबूत और फुर्तीले लोगों के लिए थे। लेकिन नुमा भूखा था, अपने जीवन के 5 छोटे वर्षों में जितना भूखा वह कभी नहीं था। क्या होगा अगर वह एक युवा, शक्तिशाली, चालाक और क्रूर जानवर होता? भूख के सामने महान समतल करने वाला वह बूढ़ा, दांतविहीन और जीर्ण शीर्ण जैसा था। उसका पेट पीड़ा में जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसके जबड़े मांस के लिए लार टपका रहे थे। जेब्रा या हिरन या मनुष्य, इससे क्या फर्क पड़ता है कि यह गर्म मांस था, जो जीवन के गर्म रस से लाल था। यहाँ तक कि डैंगो, लकड़बग्घा, जो मल खाता था, उस समय नुमा को एक स्वादिष्ट भोजन लगता। महान शेर मनुष्य की आदतों और कमजोरियों को जानता था, हालांकि उसने पहले कभी भोजन के लिए मनुष्य का शिकार नहीं किया था। वह तिरस्कृत गोमंगनी को सबसे धीमा, सबसे मूर्ख और सबसे निरीह प्राणी के रूप में जानता था। मनुष्य के शिकार में किसी भी प्रकार की लकड़ी की कला, किसी भी प्रकार की चालाकी या किसी भी प्रकार की चोरी की आवश्यकता नहीं थी, और न ही नुमा को देरी या चुप्पी पसंद थी।
उसका क्रोध उसकी भूख के साथ साथ लगभग समान रूप से भस्म करने वाला जुनून बन गया था। इसलिए अब जब उसके नाजुक नथुने उसे हाल ही में गुजरे किसी आदमी के बारे में बता रहे थे, तो उसने अपना सिर नीचे किया और एक जोरदार दहाड़ लगाई और तेज कदमों से अपने द्वारा किए जा रहे शोर की परवाह किए बिना अपने इच्छित शिकार के रास्ते पर आगे बढ़ गया। राजसी और भयानक, अपने आसपास की चीजों के प्रति शाही तौर पर लापरवाह जानवरों का राजा पगडंडी पर आगे बढ़ रहा था। जंगली जानवरों में निहित स्वाभाविक सावधानी ने उसे छोड़ दिया था। जंगल के राजा, उसे किस बात का डर था? और जब शिकार करने के लिए सिर्फ इंसान ही था, तो सावधानी की क्या जरूरत थी? और इसलिए उसने न तो देखा और न ही महसूस किया कि एक ज्यादा सतर्क नुमा क्या आसानी से पता लगा सकता था, जब तक कि टहनियों के टूटने और मिट्टी के गिरने की आवाज के साथ वह चालाकी से बनाए गए गड्ढे में गिर नहीं गया, जिसे चालाक वाम्बोस ने खेल के रास्ते के बीच में इसी उद्देश्य से खोदा था। वानरों का टार्जन मैदान के बीच में खड़ा होकर विमान को पूर्वी आकाश में छोटे से खिलौने जैसे आकार में सिकुड़ते हुए देख रहा था। उसने राहत की सांस ली थी जब उसने विमान को ब्रिटिश फ्लायर और फ्रॉलिन बर्था किर्चर के साथ सुरक्षित रूप से ऊपर उठते देखा था। हफ्तों तक वह इस जंगली जंगल में उनके कल्याण की बाधा उत्पन्न करने वाली जिम्मेदारी को महसूस करता रहा था, जहां उनकी पूरी तरह से असहायता उन्हें जंगली मांसाहारियों या क्रूर वाम्बोस के लिए आसान शिकार बना सकती थी। वानरों का टार्जन उन्मुक्त स्वतंत्रता से प्यार करता था, और अब जब ये दोनों सुरक्षित रूप से उसके हाथों से निकल गए थे, तो उसे लगा कि वो पश्चिमी तट और अपने मृत पिता के लंबे समय से खाली पड़े केबिन की ओर अपनी यात्रा जारी रख सकता है। और फिर भी जब वह वहां खड़ा होकर पूर्व में उस छोटे से कण को देख रहा था, तो उसके चौड़े सीने से एक और आह निकली। न तो ये राहत की आह थी, बल्कि एक ऐसी अनुभूति थी जिसे टार्जन ने फिर कभी महसूस करने की उम्मीद की थी और जिसे अब वह खुद को भी स्वीकार करना पसंद नहीं करता था। ये संभव नहीं हो सकता था कि वह जंगल में पला बड़ा, जिसने हमेशा के लिए इंसानों की संगति को त्याग कर अपने प्यारे जंगली जानवरों के पास लौट आया था, इन दोनों के चले जाने पर पछतावे जैसा कुछ महसूस कर रहा हो, या अब जब वे चले गए हैं तो कोई भी अकेलापन महसूस कर रहा हो। लेफ्टिनेंट हेरोल्ड पसी स्मिथ ओल्डविक टार्जन को पसंद था, लेकिन वह महिला जिसे वह एक जर्मन जासूस के रूप में जानता था, उससे वह नफरत करता था। हालांकि उसके दिल में कभी यह हिम्मत नहीं हुई कि वह उसे मार डाले, जैसा कि उसने सभी हुनों को मारने की कसम खाई थी। उसने इस कमजोरी को इस तथ्य के लिए जिम्मेदार ठहराया था कि वह एक महिला थी, हालांकि वह उसके प्रति अपनी नफरत और खतरे की आशंका होने पर उसकी बार बार रक्षा करने की स्पष्ट असंगति से काफी परेशान था। अपने सिर को झटकते हुए वह अचानक पश्चिम की ओर मुड़ा, मानो तेजी से गायब हो रहे विमान की ओर पीठ करके वह अपने यात्रियों के विचारों को अपनी याददाश्त से मिटा सकता है। समाशोधन के किनारे पर वह रुका, एक विशाल पेड़ उसके ठीक सामने खड़ा था और जैसे कि अचानक और अदम्य आवेग से प्रेरित होकर वह शाखाओं में कूद गया और अपने आप को बंदर की तरह फुर्ती से सबसे ऊपर की शाखाओं पर झूल गया जो उसका वजन सहन कर सकती थीं। वहां एक हिलती हुई शाखा पर हल्के से संतुलन बनाते हुए वह पूर्वी क्षितिज की दिशा में उस छोटे से बिंदु की तलाश में था जो ब्रिटिश विमान था, जो उससे दूर उसकी अपनी जाति और तरह का आखिरी व्यक्ति ले जा रहा था जिसे वह फिर कभी देखने की उम्मीद कर रहा था। आखिरकार उसकी पैनी नज़र ने जहाज को पूर्व दिशा में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए देखा। कुछ सेकंड तक वह उसे समान गति से पूर्व दिशा की ओर जाता देखता रहा, फिर उसे ये देखकर बहुत डर लगा कि वह धब्बा अचानक नीचे की ओर गिर गया। देखने वाले को ये गिरावट अंतहीन लग रही थी और उसे एहसास हुआ कि गिरने से पहले जहाज की ऊंचाई कितनी रही होगी। नजरों से ओझल होने से ठीक पहले उसकी नीचे की ओर गति अचानक कम होती हुई दिखाई दी, लेकिन जब वह अंततः दूर पहाड़ियों के पीछे से नजरों से ओझल हुआ, तब भी वह एक तीव्र कोण पर तेजी से आगे बढ़ रहा था। आधे मिनट तक वानर पुरुष दूर स्थित स्थलों को देखता रहा, जिनके बारे में उसने अनुमान लगाया कि वे गिरे हुए विमान के आसपास हो सकते हैं, क्योंकि जैसे ही उसे यह एहसास हुआ कि ये लोग फिर से संकट में हैं, अपने प्रति उसके अंतर्निहित कर्तव्य बोध ने उसे एक बार फिर अपनी योजनाओं को त्यागकर उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित किया। बंदर आदमी को मशीन के स्थान के बारे में जो कुछ भी पता था,
उससे उसे डर लगा कि यह उसके पूर्व में पहाड़ियों से घिरे उपजाऊ बेसिन के ठीक बाहर शुष्क देश की लगभग दुर्गम घाटियों में गिर गई है। वो खुद मृतकों के उस सूखे और उजाड़ देश को पार कर चुका था और वह अपने अनुभव और उस निर्मम क्रूरता के आगे झुकने से बाल बाल बच जाने से जानता था कि कोई भी छोटा आदमी इसकी सीमाओं के भीतर किसी भी लंबी दूरी से सुरक्षित रास्ता पाने की उम्मीद नहीं कर सकता। उसे खड़ी घाटी के तल में लंबे समय से मृत योद्धा की सफ़ेद हड्डियों की स्पष्ट याद आई, जो उसके लिए भी एक जाल साबित हुई थी। उसने पीतल के हथौड़े से बने हेलमेट और स्टील के जंग लगे कवच और म्यान में लंबी सीधी तलवार और प्राचीन हॉकेबस को देखा। शक्तिशाली शरीर और उस व्यक्ति की युद्धप्रिय भावना के मूक प्रमाण जो किसी तरह, इस तरह से बुरी तरह से सजे धजे और दयनीय रूप से हथियारों से लैस होकर जंगली प्राचीन अफ्रीका के केंद्र में पहुंच गया था। और उसने देखा कि दुबले पतले अंग्रेज युवक और दुबली पतली युवती को उसी घातक जाल में फेंक दिया गया है, जिससे यह विशालकाय प्राचीन काल का प्राणी बच नहीं पाया था। यदि मारा नहीं गया तो संभवतः घायल और टूटा हुआ। उनके विवेक ने उन्हें बताया कि बाद वाली संभावना शायद सच थी, और फिर भी एक मौका था कि वे बिना किसी घातक चोट के उतर सकते थे, और इसलिए इस मामूली मौके पर उन्होंने एक कठिन यात्रा शुरू की, जिसके बारे में उन्हें पता था कि यह कई कठिनाइयों और अकथनीय खतरों से भरी होगी, ताकि अगर वे अभी भी जीवित हों तो वह उन्हें बचाने का प्रयास कर सकें। वह शायद 1 मील की दूरी तय कर चुका था जब उसके तेज कानों ने उसके आगे शिकार के रास्ते पर तेजी से चलने की आवाज़ सुनी। ध्वनि की तीव्रता बढ़ती जा रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि जो भी कारण है वह उसकी दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत समय नहीं बीता था कि उसकी प्रशिक्षित इंद्रियों ने उसे यकीन दिला दिया कि ये पदचेहना 12 नामक हिरण के थे, जो तेजी से उड़ रहा था। टार्ज़न के चरित्र में मनुष्य और जानवर के गुण एक दूसरे से पूरी तरह से उलझे हुए थे। लंबे अनुभव ने उसे सिखाया था कि जो सबसे अच्छा पोषित होता है वही सबसे अच्छा लड़ता है या सबसे तेज यात्रा करता है, और इसलिए कुछ अपवादों को छोड़कर टार्ज़न अपने सबसे जरूरी काम को टालकर शिकार को मारने और खिलाने के अवसर का लाभ उठा सकता था। शायद ये उसके अंदर सबसे प्रमुख पशु गुण था। सबसे मानवीय उद्देश्यों से प्रेरित एक अंग्रेज सज्जन से एक जंगली जानवर में परिवर्तन, जो अपने निकट शिकार पर झपटने के लिए तैयार एक घनी झाड़ी की आड़ में छिपा हुआ था, तत्काल हुआ। और इसलिए जब बारानूमा और शीता के चंगुल से बचकर आया तो उसके डर और उसकी जल्दबाजी ने उसे यह एहसास होने से रोक दिया कि उसके लिए घात लगाए बैठे दूसरे समान रूप से दुर्जय दुश्मन भी हैं। बंदर आदमी के बराबर में हिरन आया। झाड़ी की छिपी हुई हरियाली से एक हल्के भूरे रंग का शरीर निकला। मजबूत भुजाओं ने युवा हिरन की चिकनी गर्दन को घेर लिया और शक्तिशाली दांतों ने खुद को नर्म मांस में जकड़ लिया। दोनों एक साथ पगडंडी पर लुढ़क गए और एक पल बाद बंदर आदमी उठा और अपने शिकार के शव पर एक पैर रखकर बैल बंदर की तरह विजय की आवाज में अपनी आवाज बुलंद की। अचानक एक चुनौती का जवाब देने की तरह बंदर आदमी के कानों में शेर की गर्जना की आवाज आई, एक भयानक गुस्से वाली दहाड़ जिसमें टार्ज़न को लगा कि उसने आश्चर्य और आतंक का एक स्वर सुना है। जंगल के जंगली जानवरों के सीने में, मानव जाति के उनके अधिक प्रबुद्ध भाइयों और बहनों के सीने में जिज्ञासा की विशेषता अच्छी तरह से विकसित होती है, और टार्ज़न इससे बिल्कुल भी अनजान नहीं था। अपने वंशानुगत दुश्मन की दहाड़ में अजीबोगरीब स्वर ने जांच करने की इच्छा जगाई, और इसलिए हिरन बारा के शव को अपने कंधे पर फेंकते हुए बंदर आदमी जंगल की निचली छतों पर गया और उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जहां से आवाज आई थी, जो उस रास्ते के अनुरूप थी जिस पर वह निकला था। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, आवाजें तेज होती गईं, जिससे पता चलता था कि वह एक बहुत ही गुस्सैल शेर के पास पहुंच रहा था, और कुछ ही देर में जहां एक जंगल का विशालकाय जानवर उस चौड़े शिकार के रास्ते पर फैल गया था जिसे शायद अनगिनत युगों के दौरान अनगिनत खुरों और गद्देदार पैरों ने घिसकर और रौंदकर एक गहरी खाई बना दी थी, उसने अपने नीचे वाम्बोस के शेर के गड्ढे को देखा और उसमें स्वतंत्रता के लिए निरर्थक रूप से छलांग लगाते हुए एक ऐसा शेर देखा जिसे वानरों के टार्ज़न ने भी पहले कभी नहीं देखा था। यह एक शक्तिशाली जानवर था जो बंदर आदमी को घूर रहा था, बड़ा, शक्तिशाली और युवा, एक विशाल काले अयाल और एक कोट के साथ जो किसी भी टार्ज़न ने कभी नहीं देखा था कि गड्ढे की गहराई में ये लगभग काला लग रहा था, एक काला शेर।
टार्ज़न, जो अपने बंदी दुश्मन को ताना मारने और बुरा भला कहने की कगार पर था, अचानक उस शानदार जानवर की खूबसूरती की खुली प्रशंसा करने लगा। क्या जानवर है! तुलना में एक साधारण जंगल का शेर कितना छोटा पड़ गया। यहाँ वाकई जानवरों का राजा कहलाने लायक एक जानवर था। बड़ी बिल्ली को पहली बार देखते ही बंदर आदमी को पता चल गया कि उसने उस शुरुआती दहाड़ में कोई खौफनाक आवाज नहीं सुनी थी। आश्चर्य की बात तो थी ही, लेकिन उस शक्तिशाली गले के स्वर तंत्र ने कभी भी डर का सामना नहीं किया था। बढ़ती हुई प्रशंसा के साथ ही गोमंगनी की चालों के कारण निरर्थक और असहाय हो चुके विशाल पशु की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए त्वरित दया की भावना भी आई। हालांकि वह पशु शत्रु था, लेकिन वह वानरों के लिए उन अश्वेतों से कम शत्रु था जिन्होंने उसे फंसाया था, क्योंकि वानरों के टार्ज़न ने अफ्रीकी मूल निवासियों की कुछ जनजातियों के बीच कई पक्के और वफादार मित्रों का दावा किया था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो पतित चरित्र और पाश्विक आदतों के थे, जिनसे वह पूरी तरह घृणा करता था, और ऐसे ही लोगों में प्रमुख नुमाबों के मानव मांसभक्षी शामिल थे। एक पल के लिए नुमा शेर अपने ऊपर पेड़ की टहनी पर नग्न मानव वस्तु को भयंकर रूप से घूरता रहा। लगातार उन पीली हरी आंखों ने वानरों की स्पष्ट आंखों में छेद कर दिया, और फिर संवेदनशील नथुनों ने बारा के ताज़ा खून की गंध को पकड़ा और आंखें भूरे कंधे पर पड़े शव की ओर चली गईं, और जंगली गले की गुफा जैसी गहराई से एक धीमी कराह निकली। वानरों का टार्ज़न मुस्कुराया, जैसे कि किसी इंसान की आवाज में शेर ने उससे कहा था, मुझे भूख लगी है, भूख से भी ज्यादा। मैं भूख से मर रहा हूँ। और बंदर आदमी ने अपने नीचे शेर की तरफ देखा और मुस्कुराया, एक धीमी, सवालिया मुस्कान, और फिर उसने शव को अपने कंधे से अपने सामने की शाखा पर रख दिया और अपने पिता के लंबे ब्लेड को खींचकर चतुराई से पिछले हिस्से को काट दिया और बारा के चिकने कोट पर खून से लथपथ ब्लेड को पोंछते हुए उसे वापस म्यान में रख दिया। नुमा पानी भरे जबड़े के साथ ललचाने वाले मांस को देखा और फिर से कराह उठा, और बंदर आदमी ने उस पर अपनी धीमी मुस्कान बिखेरी और अपने मजबूत भूरे हाथों में पिछले हिस्से को उठाकर अपने दांतों को कोमल रसीले मांस में दबा दिया। तीसरी बार नुमा सिंह ने वही धीमी विनती भरी आवाज निकाली, और फिर अपने सिर को दुखी और घृणा से हिलाते हुए वानरों के टार्ज़न ने बारा नामक हिरन के शव का तराजू उठाया और उसे नीचे भूखे पशु की ओर फेंक दिया। बूढ़ी औरत, बंदर आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा। टार्ज़न एक कमजोर बूढ़ी औरत बन गई है। अभी वह आंसू बहाएगा क्योंकि उसने बारा नामक हिरन को मार डाला है। वह अपने दुश्मन नुमा को भूखा नहीं देख सकता, क्योंकि सभ्यता के कोमल कमजोर प्राणियों के संपर्क में आकर टार्ज़न का दिल पानी में बदल रहा है। लेकिन फिर भी वह मुस्कुराया नहीं। उसे इस बात का अफसोस था कि उसने एक दयालु आवेग के हुक्म के आगे घुटने टेक दिए थे। जैसे ही टार्ज़न ने शिकार के उस हिस्से से मांस नोचा जो उसने अपने लिए बचाकर रखा था, उसकी आंखें नीचे के दृश्य के हर विवरण को देख रही थीं। उसने देखा कि नुमा किस उत्सुकता से शव को खा रहा था। उसने बढ़ती हुई प्रशंसा के साथ जानवर की बारीकियों और जाल के चालाक निर्माण को भी देखा। टार्ज़न जिस साधारण शेर के गड्ढे से परिचित था, उसके तल में खूंटे गड़े हुए थे, जिनके नुकीले सिरे पर बेचारा शेर फंस जाता था, लेकिन ये गड्ढा ऐसा नहीं बनाया गया था। यहाँ छोटे खूंटे ऊपर की ओर दीवारों के चारों ओर लगभग 1 फुट के अंतराल पर लगाए गए थे। उनके नुकीले सिरे नीचे की ओर झुके हुए थे ताकि शेर बिना किसी चोट के जाल में गिर जाए, लेकिन बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि हर बार जब वह जाल को छूने की कोशिश करता तो उसका सिर उसके ऊपर लगे खूंटे के नुकीले सिरे से टकरा जाता था। जाहिर है, तब वाम्बोस का उद्देश्य शेर को जीवित पकड़ना था। जहां तक टार्ज़न को पता था, इस जनजाति का गोरे लोगों से कोई संपर्क नहीं था, इसलिए निस्संदेह उनका उद्देश्य शेर को मौत के घाट उतारना था ताकि वे उसकी मृत्यु की पीड़ा का भरपूर आनंद उठा सकें। शेर को खाना खिलाने के बाद टार्ज़न को लगा कि अगर वह शेर को काले लोगों की दया पर छोड़ दे तो उसका काम बेकार हो जाएगा, और फिर उसे लगा कि नुमा को उसके हाल पर छोड़ने की बजाय काले लोगों को परेशान करके वह ज्यादा आनंद ले सकता है। लेकिन वह उसे कैसे मुक्त करे? 2 खूंटे हटाने से शेर के लिए गड्ढे से छलांग लगाने के लिए काफी जगह बच जाएगी, जो ज्यादा गहरा नहीं था। हालांकि टार्ज़न को क्या भरोसा था कि नुमा तुरंत बाहर नहीं कूदेगा। आज़ादी का रास्ता खुला था,
और बंदर आदमी पेड़ों की सुरक्षा हासिल करने से पहले। इस तथ्य के बावजूद कि टार्ज़न को शेर से ऐसा कोई डर नहीं था जैसा कि आप और मैं ऐसी परिस्थितियों में अनुभव कर सकते हैं, फिर भी वह सावधानी की भावना से भरा हुआ था जो जंगली जानवरों के लिए ज़रूरी है अगर उन्हें जीवित रहना है। यदि आवश्यकता हुई तो टार्ज़न नुमा का सामना युद्ध में कर सकता था, हालांकि वह इतना अहंकारी नहीं था कि वह ये सोचे कि वह किसी बड़े शेर को नश्वर युद्ध में हरा सकता है, सिवाय दुर्घटना या अपने श्रेष्ठ मानव मन की चतुराई के उपयोग के। खुद को व्यर्थ में मौत के घाट उतारना उसके लिए उतना ही निंदनीय होगा जितना कि आवश्यकता के समय खतरे से बचना, लेकिन जब टार्ज़न कोई काम करने का फैसला करता था तो वह आमतौर पर उसे पूरा करने के साधन ढूंढ लेता था। अब उसने नुमा को आज़ाद करने का पूरा निश्चय कर लिया था, और ऐसा निश्चय करके वह इसे पूरा करेगा, भले ही इसमें उसे व्यक्तिगत रूप से काफ़ी जोखिम उठाना पड़े। वह जानता था कि शेर कुछ समय तक अपने खाने में व्यस्त रहेगा, लेकिन वह ये भी जानता था कि खाने के दौरान वह किसी भी तरह के हस्तक्षेप से दोगुना नाराज़ होगा। इसलिए टार्ज़न को सावधानी से काम करना चाहिए। गड्ढे के किनारे जमीन पर आकर उसने खूंटियों की जांच की और ऐसा करते समय उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि नुमा ने उसके पास आने पर कोई गुस्सा नहीं दिखाया। एक बार उसने एक क्षण के लिए बंदर आदमी पर खोजी निगाह डाली और फिर बारा के शरीर पर लौट आया। टार्ज़न ने खूंटियों को महसूस किया और अपने वजन से उनका परीक्षण किया। उसने अपनी मजबूत भुजाओं की मांसपेशियों से उन्हें खींचा। जल्दी ही उसे पता चला कि उन्हें आगे पीछे करके वह उन्हें ढीला कर सकता है, और फिर उसे एक नई योजना सुझाई गई ताकि वह अपने चाकू से उस जगह पर खुदाई करने लगे जहां खूंटियों में से एक धंसी हुई थी। चिकनी मिट्टी नरम थी और आसानी से निकाली जा सकती थी, और कुछ ही समय में टार्ज़न ने खूंटियों में से एक के उस हिस्से को उजागर कर दिया जो गड्ढे की दीवार में लगभग पूरी लंबाई तक धंसी हुई थी। केवल इतना ही धंसा हुआ था कि खूंटियां खुदाई में न गिरें। फिर उसने अपना ध्यान बगल में लगे खंभे की ओर लगाया और जल्दी ही उसे भी इसी तरह उजागर कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी घास की रस्सी का फंदा उन दोनों पर फेंका और तेजी से ऊपर पेड़ की शाखा पर झूल गया। यहाँ उसने रस्सी की ढील को पकड़ा और खुद को पेड़ के तने से सटाकर ऊपर की ओर खींचा। धीरे धीरे खंभे उस खाई से ऊपर उठे जिसमें वे धंसे हुए थे और उनके साथ ही नुमा का संदेह और गुर्राहट भी बढ़ी। क्या यह उसके अधिकारों और स्वतंत्रता पर कोई नया अतिक्रमण था? वह हैरान था और सभी शेरों की तरह वह भी गुस्से में था, इसलिए वह चिढ़ गया। जब तरमांगनी गड्ढे के किनारे पर बैठी थी और उसे नीचे देख रही थी, तो उसे इस बात पर कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इस तरमांगनी ने उसे खाना नहीं खिलाया था। लेकिन अब कुछ और चल रहा था और जंगली जानवर का संदेह जाग उठा। हालांकि जब वह देख रहा था, नुमा ने देखा कि खूंटे धीरे धीरे एक सीधी स्थिति में आ गए, एक दूसरे से टकराए और फिर पीछे की ओर जमीन की सतह पर गिर गए। शेर ने तुरंत स्थिति की संभावनाओं को समझ लिया, और शायद उसने ये भी महसूस किया कि मानव वस्तु ने जानबूझकर उसके भागने का रास्ता खोल दिया था। अपने बड़े जबड़े में बारा के अवशेषों को पकड़कर नुमा, शेर, वाम्बोस के गड्ढे से फुर्ती से कूद गया और वानरों का टार्ज़न पूर्व की ओर जंगलों में गायब हो गया। जमीन की सतह पर या पेड़ों की हिलती शाखाओं के बीच से किसी इंसान या जानवर का निशान। बंदर आदमी के लिए खुली किताब की तरह था, लेकिन हवाई जहाज के निशानहीन निशानों से उसकी तीव्र इंद्रियां भी चकरा गई थीं। पेड़ की चोटी से हजारों फीट ऊपर हवा में घूम रही चीज का पीछा करने में आंखें, कान या गंध की भावना किस काम की? गिरे हुए विमान की तलाश में टार्ज़न सिर्फ अपनी दिशा ज्ञान पर ही निर्भर था। वो ये भी ठीक से अंदाजा नहीं लगा सकता था कि विमान उससे कितनी दूरी पर होगा, और वह जानता था कि जिस क्षण वह पहाड़ियों के पीछे गायब हुआ, तब से वह धरती पर गिरने से पहले अपने मूल मार्ग से समकोण पर काफी दूरी तय कर चुका होगा। अगर उसके यात्री मारे गए या बुरी तरह घायल हो गए, तो बंदर आदमी उन्हें खोजने से पहले कुछ समय तक उनके आसपास के इलाके में व्यर्थ खोज कर सकता था। अब बस एक ही काम था, और वह था उस जगह तक जाना जहां उसे लगा कि विमान उतरा है, और फिर जब तक उसे विमान की गंध न मिल जाए, तब तक लगातार बढ़ते हुए घेरे में उसका पीछा करना। और उसने ऐसा ही किया। घाटी से निकलने से पहले उसने कई शिकार किए और अपने साथ मांस के बेहतरीन टुकड़े ले गया,
और हड्डियों का सारा वजन पीछे छोड़ गया। जंगल की घनी वनस्पति पश्चिमी ढलान के तल पर समाप्त हो गई, और जैसे जैसे वह शिखर के करीब पहुंचता गया, उसकी मात्रा कम होती गई, जिसके आगे बीमार झाड़ियों और धूप से झुलसी घास की एक विरल वृद्धि थी। जहां तहां एक घुमावदार और कठोर पेड़ था जो लगभग जलविहीन अस्तित्व के उतार चढ़ाव को झेलता रहा था। पहाड़ियों की चोटी से टार्जन की पैनी नजरें उसके सामने के शुष्क परिदृश्य को खोज रही थीं। दूर से उसे खुरदरी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं दिखाई दे रही थीं जो उस चौड़े मैदान को बीच बीच में भयानक घाटियों के घुमावदार रास्ते को चिन्हित कर रही थीं। वे भयानक घाटियां जिन्होंने उनके प्राचीन एकांत की पवित्रता पर आक्रमण करने की उसकी हिम्मत की सजा के रूप में लगभग उसकी जान ले ली थी। 2 दिनों तक टार्जन मशीन या उसके रहने वालों के बारे में कोई सुराग पाने की व्यर्थ कोशिश करता रहा। उसने अपने शिकार के कुछ हिस्सों को अलग अलग जगहों पर छिपा दिया और उनके स्थानों को चिन्हित करने के लिए चट्टानों के ढेर बनाए। उसने पहली गहरी खाई को पार किया और उसके बहुत आगे तक चक्कर लगाया। कभी कभी वह रुक जाता और जोर से पुकारता, किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता, लेकिन उसे केवल खामोशी ही मिलती, एक भयावह खामोशी जिसे उसकी चीखें और भी बढ़ा देती। दूसरे दिन शाम को वह उस प्रसिद्ध घाटी में पहुंचा जिसमें प्राचीन साहसी की साफ सुथरी हड्डियां रखी हुई थीं, और यहाँ पहली बार गिद्ध स्का ने उसका पता लगाया। इस बार नहीं, स्का, बंदर आदमी ने ताना मारते हुए कहा, क्योंकि अब वास्तव में टार्जन टार्जन है। इससे पहले तुमने एक टारमंगनी के भयानक कंकाल का पीछा किया था और तब भी तुम हार गए थे। अपनी पूरी ताकत के साथ बंदरों के टार्जन पर अपना समय बर्बाद मत करो। लेकिन फिर भी गिद्ध स्का ने चक्कर लगाया और उसके ऊपर से उड़ गया, और बंदर आदमी अपनी शेखी बघारने के बावजूद आशंका से कांप उठा। उसके दिमाग में एक लगातार और दुखद मंत्र चल रहा था, जिस पर उसने अनजाने में 2 शब्द जोड़ दिए, जो भयानक एकरसता में बार बार दोहराए गए, स्का जानता है, स्का जानता है। जब तक कि गुस्से में खुद को हिलाते हुए उसने एक पत्थर उठाया और उसे भयानक मेहतर पर फेंक दिया। घाटी के खड़ी ढलान पर खुद को नीचे गिराते हुए टार्जन आधा ऊपर चढ़ा और आधा नीचे रेतीले तल पर फिसल गया। वो लगभग उसी जगह पर दरार पर आया था जहां से वो हफ्तों पहले चढ़ा था, और वहां उसने देखा, ठीक वैसे ही जैसे उसने उसे छोड़ा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह सदियों से पड़ा था, शक्तिशाली कंकाल और उसका शक्तिशाली कवच। जब वह नीचे खड़ा होकर इस भयावह चेतावनी को देख रहा था कि एक और शक्तिशाली व्यक्ति रेगिस्तान की क्रूर शक्तियों के आगे झुक गया है, तो उसे एक बंदूक की आवाज सुनाई दी, जिसकी आवाज उसके दक्षिण में घाटी की गहराई से आ रही थी और संकरी दरार की खड़ी दीवारों के साथ गूंज रही थी।